नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एवं अभिनंदन है। आज का जो हमारा विषय है वो है सामाजिक मानव शास्त्र। सामाजिक मानव शास्त्र में जो हमारा टॉपिक है वो है नातेदारी। नातेदारी में आज जो लेते हैं हम वो है नातेदारी की रीतियाँ। नातेदारी की रीतियाँ कौन कौन सी हैं इसके बारे में आपको बताते हैं कि व्यक्ति समाज में रहता है, वह अनेक प्रकार से एक दूसरे से लंबी संबंधित होता है। परिवार में जन्म लेता है, माता पिता के उसके संबंध आदर सम्मान होते हैं। अपने भाई बहनों एवं संबंध स्नेह प्यार प्रति सम्मान आदि के रूप में होते हैं, जो आयु के अंतर तथा लिंग भेद में अनुसार निश्चित होते हैं। विवाह होने पर पत्नी पति के संबंधों का प्रतिमान सामने आता है। उनमें परस्पर संबंध प्रेम प्यार से होते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति के संबंध एक दूसरे के रूप में ससुराल में ससुर सास साला साली आदि में होते हैं, जिनके अनुसार उसे व्यवहार करना होता है। इसी प्रकार से वधू का अपने ससुराल में ससुर सास जेठ देवर आदि से संबंध जैसे होंगे। ये संबंधित समाज की नातेदारी की रीतियाँ निश्चित और संचालित करती हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं परिहार। परिहार विश्व के सभी समाजों में किसी न किसी रूप में अवश्य प्रचलित है। कुछ ऐसे संबंध होते हैं जो दो संबंधियों के बीच में कुछ सीमाएं निश्चित कर देते हैं। वे परस्पर एक दूसरे से निश्चित सीमा में ही मिलते हैं। इन संबंधों में सामाजिक अनुशासन बहुत अधिक होता है। ये संबंधी आमने सामने होते हुए भी आपस में बातचीत तथा सक्रिय क्रियाएं नहीं करते हैं। परिहार दो संबंधियों के बीच सीमित संबंधों को निश्चित तथा नियंत्रित करता है। जैसे पुत्र वधू तथा सास ससुर के पारस्परिक संबंध। कई समाजों में दामाद तथा सास का संबंध परिहार माना जाता है। कुछ मानव शास्त्रियों ने परिहार रीतियों की व्याख्या की है तथा उसके महत्व भी बताए हैं। परिहार के द्वारा संबंधियों पर कुछ व्यवहार संबंधी सीमाएं इस प्रकार से लागू होती हैं, जैसे एक दूसरे को नहीं देखना, बातचीत नहीं करना, आमने सामने नहीं आना, संबंधियों के नाम नहीं लेना आदि सामान्यतः परिहार के संबंध होते हैं। जैसे सास दामाद, सास बहू, ससुर पुत्र वधू, ससुर दामाद, भाई बहन, जेठ एवं छोटे भाई की पत्नी, बहनोई पत्नी की बड़ी बहन। सास दामाद व सास ससुर, ससुर बहू या बहू ससुर दामाद, जेठ छोटे भाई की पत्नी, बहनोई और बड़ी साली में परिहार संबंध मिलते हैं। किन्हीं समाजों में अधिक तो किन्हीं में कम मात्रा में परिहार संबंध मिलते हैं। हिंदू समाज में वधू अपने ससुर तथा अन्य वैवाहिक संबंधियों के सामने घूंघट निकालती है। बहू अपने पति के बड़े रक्त संबंधियों ससुर जेठ आदि का नाम भी नहीं लेती है। दूसरा है परिहास या हंसी मजाक के संबंध। परिहास और परिहार संबंधों में ठीक विपरीत होता है। परिहास संबंधों का द्वारा व्यक्त होने वाली अन्य प्रकटता पाई जाती है। परिहास के अंतर्गत गाली गलौज, हंसी मजाक, यौन संबंध, अश्लील और भद्दे कथन, एक दूसरे की संपत्ति की क्षति, खिल्ली मजाक आदि का समावेश होता है। इसमें हॉबल लेखक ने कहा है कि परिहास विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों की
व्यक्तियों के बीच में हंसी मजाक के संस्थात्मक प्रतिमान हैं। विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों के व्यक्ति जीजा साली, जीजा साला, देवर भाभी, ननद भाभी, मामा भांजा, मामी भांजी, दादा पोती, दादा पोता, चाचा भतीजा, फूफा भतीजा आदि हैं। उपरोक्त परिहास संबंध दो व्यक्तियों का वह संबंध है जिसमें प्रथा द्वारा एक पक्ष को छूट रहती है और कभी कभी उसमें ये मांग की जाती है कि वह एक दूसरे को तंग करें, छेड़े या उससे मजाक करें, पर दूसरा पक्ष उसका कुछ भी बुरा नहीं मानता है। परिहास कुछ निश्चित संबंधियों के बीच पाया परंपरा या प्रथा का हंसी मजाक की सामान्य मान्यता प्राप्त संबंध है जिसमें मधुर संपर्क का समावेश होता है। परिहास को परिहार के संदर्भ में भी समझा जा सकता है, जहाँ परिहार में संबंधी आपस में बातचीत भी नहीं कर सकते, एक दूसरे का नाम नहीं ले सकते, वहाँ परिहास में एक पक्ष से मांग की जाती है कि वह अपने संबंधी जैसे हंसी मजाक, गाली गलौज आदि करे, यौन संबंधी अश्लील कथन कहे, जबकि परिहार में यौन नियंत्रण प्रमुख उद्देश्य होता है। परिहार का उद्देश्य संबंधियों को एक दूसरे को दूर रखने का प्रयास इसलिए किया जाता है कि उनमें झगड़ा, संघर्ष, यौन निकटता नहीं आ जाए। परिहास में उन्हें निकट इसलिए लाया जाता है कि उनके संबंध में कुछ मधुर बने और कुछ संबंधियों के यौन संबंधी निकटता भी क्यों नहीं स्थापित हो जाए। ये परिहार में नियंत्रण की निश्चित होता है, परिहास में स्वतंत्रता की होती है। तीसरा है माध्यमिक संबोधन। माध्यमिक संबोधन तथा या अनुमानिता नातेदारी व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण रीति है। अनेक समाजों में एक संबंधी अपने निकट संबंधी का नाम नहीं ले सकता। संबंधों का नाम लेना या पुकारना निश्चित होता है। उसे संबोधित करने के लिए व्यक्ति किसी और संबंध के माध्यम से पुकारता है। इसलिए ऐसे संबोधन को जिसमें किसी माध्यम का सहारा लिया जाता है वो माध्यमिक संबोधन कहा जाता है। गाँवों में पत्नी अपने पति का नाम नहीं ले सकती है। पत्नी को जब अपने पति को संबोधित करना होता है तो अपने पुत्र या पुत्री का नाम लेकर उसके पिताजी जोड़कर संबोधन करती है। जैसे यदि पुत्र का नाम रामू है तो पत्नी अपने पति को रामू के पिताजी कह करके संबोधित करेगी। तो मजुमदार और मरान के अनुसार उन्होंने कहा है कि संपूर्ण ग्रामीण भारत कुछ एक जनजातियों जैसे खासी और संसार के अनेक भागों में आदिम समाजों में एक ऐसी प्रथा पाई जाती है जिसके अंतर्गत पिता या माँ का एक दूसरे का नाम नहीं लेते बल्कि अपने बेटे बेटी का नाम लेकर के संबोधित करते हैं। ऐसे अनुमान के कारण ही इस प्रथा को अनुमानित कहा जाता है। होब्स ने भी अपनी परिभाषा में यही कहा है कि प्रौढ़ को उसकी मानित संतान के नाम के बाद संबोधन करने की रीति को माध्यम संबोधन कहते हैं। लॉबी टर्नर के कहा है कि माध्यमिक संबोधन शब्द का प्रयोग मानव शास्त्र में किया था। उसका अंग्रेजी शब्द टेक्नोमी ग्रीक भाषा से बना है। टर्नर का मत है कि माध्यमिक संबोधन की उत्पत्ति मात्र सत्तात्मक परिवार प्रथा से हुई है। इन परिवारों में सर्वा स्त्री होती थी। पति एक अतिथि या बाहर का व्यक्ति समझा जाता था। उसे परिवार का प्राथमिक सदस्य नहीं माना जाता था। पति संतान पैदा करते हैं, हिस्सेदार होते हैं तथा इसलिए उसे उन बच्चों के माध्यम से पुकारा जाता था। चौथा है मातुले। मातुले नातेदारी रीतियों में नातेदारी व्यवस्था की मातुले एक महत्वपूर्ण रीति है। इसमें व्यक्ति के जीवन में जो भूमिका, कर्तव्य, अधिकार, उत्तरदायित्व आदि पिता से संबंधित होते हैं वे उनसे नहीं होकर मामा के नाम होते हैं। तो मातुले व्यवस्था पिता के स्थान पर मामा का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाता है। ऐसा मात्र सत्तात्मक समाजों में होता है।
अकबर ने इसकी परिभाषा में कहा है कि माता के भाई मामा और बहन के संतानों भांजा भांजी के बीच विशेष संबंधों की जटिलता मातुल कहलाता है। जिन परिवारों में सत्ता पिता के स्थान पर मामा के पास होती है या भांजे भांजी के नाम से संरक्षण को रहते हैं, तो संपत्ति मामा के से भांजे को हस्तांतरित होती है। भांजे भांजियों का दायित्व मामा के कंधों पर होता है। वंश मामा से भांजे को हस्तांतरित होता है और भांजा पिता के स्थान पर मामा की सेवा करता है। इस प्रकार की व्यवस्था तथा प्रथा को मातुल्य या मातुल सत्तात्मक आदि कहते हैं। अगला है पितृसत्तात्मक अधिकार। पितृसत्तात्मक अधिकार में व्यक्ति के लिए बुआ या पिता की बहन का सर्वोपरि स्थान होता है। भतीजा अपनी बुआ की सेवा करता है, बुआ को सम्मान देता है, बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकार होता है। जिस प्रकार के मातृसत्तात्मक परिवार में मामा का महत्व होता है तथा मातुल्य परिवार में मामा का सब कुछ होता है, उसी प्रकार से वैक्सद्वीप में बुआ अधिक महत्वपूर्ण तथा विशेष अधिकार का प्राप्त सत्ताधारी स्त्री होती है, जो अपनी भतीजे के सारे कर्तव्य और अधिकारों का उपयोग करती है। बुआ भतीजे को अपनी संपत्ति, सत्ता आदि हस्तांतरित करती है। बच्चे का नामकरण संस्कार जनजाति में बुआ संपन्न करती है। यह जनजातियों में भतीजे का दाह संस्कार बुआ करती है। भतीजे के कुछ वधु का चयन तथा विवाह बुआ ही करती है, जिसमें सभी कर्तव्य, अधिकार एवं वंश परंपरा, संपत्ति, उत्तराधिकार आदि बुआ भतीजे के बीच नियंत्रित, निर्देशित तथा संचालित होते हैं। उसे हम पितृस्वेश्य कहते हैं। धन्यवाद। आज का हमारा